अच्छा, अपने अपने स्टूडेंट का जो अपने स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे भी, और वैसे अब टीचिंग के एक्सपीरियंस को भी शामिल करके जो तैयारी की या पेपर अटेम्प्ट की एडवाइसेस हैं वो मेरी जस्ट ओपिनियन है। बाकी आप इतने पेपर पास कर चुके आज तक, इंटर तक, फिर आपने पीआरसीबी किया और एक माइलस्टोन अचीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर चूंकि अभी कॉस्ट की क्लास में खड़ा हूं तो बहुत सारे बच्चे शायद अभी पहली दफ़ा पेपर देने जा रहे हैं, और चूंकि FAR 2 वाले भी हैं और रिपीटर भी हैं तो पेपर अटेम्प्ट किए भी हुए हैं, तो ये सब को नसीहत है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है। हो सकता है बाकी कुछ और टीचर्स इससे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखते हों, या आप जो खुद अपने तजुर्बे से सीखें, या आपके सीनियर्स ने आपको जो मशवरे दिए हैं वो इससे डिफरेंट हो सकते हैं। तो बस मेरी एक ओपिनियन है जो बता रहा हूँ। अज्यूमिंग कि अभी आपके पास अगस्त का महीना बाकी है जब आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं। मेरे एक उस्ताद कहते थे, उनका अपना तो कॉल नहीं होगा, उन्होंने किसी के सुना ही होगा, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है अगर आप लोग उसको समझें। पता नहीं इंग्लिश की कोई गलती मैं कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, लेकिन बात कन्वे हो जाएगी। इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। पता नहीं क्या कह दिया मैंने। अगर अगस्त का महीना प्लान नहीं किया ना, और सिर्फ ये सोच के बैठे रहे कि पढ़ना है, और अच्छी बात है, फिक्र होनी चाहिए, पढ़ना है, लेकिन ये फिक्र कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव है कि मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। घर में शोर मचा दिए, काम शाम सारे छोड़ दिए, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। एक दिन कोई किताब खोल के बैठे, फिर ख्याल आया वो भी रहता है, फिर किताब छोड़ी, अगले दिन दूसरी पढ़नी शुरू कर दी, फिर परेशानी हुई कि वो तो रहता ही है, फिर वो खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, फिर 10-12 दिन बाद सोचा कि वो जो पहले दिन किया था मुझे याद है कि नहीं याद है, नहीं वो तो भूल गया, फिर सारा खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब तक आप सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है कि परेशानी से शुरू करेंगे तो आप महीना गुजार देंगे और कुछ भी हासिल नहीं हुआ होगा। तो सबसे पहला मशवरा तो ये है कि आप अपनी पढ़ाई जब शुरू करने लगें तो पहले पूरा प्लान बना लें, और प्लान भी रियलिस्टिक। ये नहीं कि 2 घंटे में तो मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग सारी रिवाइज कर ही लेनी है, और चूंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में ये वीडियो बता रहा हूँगा तो आधा घंटा बहुत है IAS 12 रिवाइज करने के लिए। ये रियलिस्टिक प्लान नहीं है। आपको पता है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मसला है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में ज़्यादा मसला है। आपने अपने हिसाब से प्लान करना है, और प्लान करने के ना मोटे मोटे 2 मॉडल होते हैं। एक मॉडल ये होता है कि आपके अगर 3 पेपर हैं और लेट से 30 दिन हैं तो 10-10 दिन हर सब्जेक्ट के, एक ये भी तरीका है। और एक ये भी तरीका है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 30 के 30 दिन तीनों सब्जेक्ट चलाएं, रोज़ाना 3-3 सब्जेक्ट्स। मेरा ज़ाती तजुर्बा भी और ज़ाती मशवरा भी ये दूसरा वाला है कि हर रोज़ 3-4 सब्जेक्ट चलाने वाला। किसी चीते चीती के 5 पेपर हैं और उनमें भी कदम बढ़ाना चाह रहा है तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट चल ले, एक दिन में 5 मुश्किल हो जाएंगे, वो एक डिफरेंट प्लान हो सकता है। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। तो मेरा मशवरा ये है कि आपके जितने पेपर्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स रोज़ाना के हिसाब से चलाइएगा, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा भी यही है कि अगर आप पर सब्जेक्ट 10-10 दिन चलेंगे तो 10 दिन गुजर जाते हैं, वो सब्जेक्ट पूरा होता नहीं है। जिसकी एक वजह यह भी है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जब आप सारा दिन एक सब्जेक्ट पढ़े ही जा रहे हैं तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। दूसरा, जब आपने टारगेट 10 दिन का रखा होगा, 10 दिन, पूरे दिन में 10-12 घंटे पढ़े हैं आपके पास सभी, तो उस वक्त ना आपको आधा घंटा ज़ाया होना, घंटा ज़ाया होना कोई मसला नहीं लगेगा। खैर है पूरा दिन है मेरे पास, या इवन के पूरा दिन भी ज़ाया हो जाएगा ना तो आपको लगेगा 10 दिन थे ना, 9 ही तो हैं, कर लूँगा। उसमें टाइम ज़ाया होना इतना बॉदर नहीं करेगा। लेकिन जब आपने पूरे महीने पे तीनों सब्जेक्ट्स फैलाए होंगे तो उनको भी ना जितना डिटेल तक फैला सकते हैं उतना डिटेल तक फैलाएं। जैसे मैं अपनी ज़ाती बात बताऊं तो जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं जिनको याद करना होता है, याद बहरहाल करना होता है, याद तो करना ही होता है। अब आप उसको रट्टा लगाना कह लें या कॉन्सेप्ट समझ के याद करना कह लें, याद तो करना पड़ेगा। अभी ग्रुप 1 की बात कर लें तो शायद बी लॉ, टैक्स, और नहीं ग्रुप ए कह रहा हूं। तो अगर आपने लॉ याद करना है, बेशक सिनेरियो बेस्ड है, लेकिन अंग्रेजी कहां से आएगी, याद करनी पड़ेगी ना। टैक्स सारा न्यूमेरिकल होता है, सारा
तो फिर वो कहाँ से आएगी अंग्रेजी लिखने के लिए? याद करनी पड़ेगी। तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो मैं पर्सनली अपना तजुर्बा ये कि थ्योरी को ना, मैं जिस तरह आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं पर यूनिट, पर आवर, पर पेज ये कैलकुलेशन करके चलता था। जैसे मिसाल के तौर पे टैक्स के टोटल 300 पेजेस हैं, ज़्यादा बोल दिए शायद मैंने, चलें टोटल 300 पेजेस हैं। अब टोटल 300 पेजेस का मतलब है कि अगर आप 30 दिन में टैक्स खत्म करना चाहते हैं तो हर रोज 10 पेजेस करने पड़ेंगे। हर रोज 10 पेजेस करने हैं और आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स के साथ टैक्स का 4 घंटे से ज़्यादा नहीं निकल रहे, तो आपको 1 घंटे में 2.5-3 पेजेस करने पड़ेंगे। यानी पर पेज टाइम आ गया 15-20 मिनट। अब अगर आप 15 मिनट में एक पेज नहीं याद कर सके तो आपको 15 मिनट बाद ही पता चल गया कि टैक्स का सिलेबस नहीं खत्म होने वाला। अब आपका टारगेट 30 दिन में टैक्स खत्म करना नहीं है, 15 मिनट में एक पेज याद करना है। छोटा टारगेट होगा ना तो छोटे छोटे करते करते कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको हर 15 मिनट बाद पता, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर हो रही है कि सही पेज पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो थ्योरी की सजेशन तो यही है कि आपने जितने पेजेस याद करने हैं पर आवर या टाइम पर पेज या पेजेस पर आवर, जैसे भी करना चाहें, छोटा टारगेट बनाएंगे तो एंड रिजल्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप में से जो लोग कुछ बच्चे हाफिज़ कुरान भी होते हैं तो वो पैटर्न एक बड़ा ज़बरदस्त होता है। मैं खुद भी ये थ्योरी याद करने के लिए बिल्कुल करता था कि एक दिन में जितने पेजेस याद किए, अगले दिन का काम शुरू करने से पहले पिछले 10 रिवाइज करता था, फिर अगले दिन के पेजेस रिवाइज याद किए, फिर तीसरे दिन पिछले दोनों दिन रिवाइज करता था, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर दोबारा से पूरा चैप्टर कंप्लीट करता था। तो ये जो लोग हाफिज हैं उनको आइडिया होगा इस बात का। तो आप इस पैटर्न पे चल लेंगे तो थ्योरी पक्की पक्की होनी शुरू हो जाएगी। ये तो हो गया थ्योरी का मशवरा। और थ्योरी के एक और मशवरे में चीज़ ऐड कर दूं कि थ्योरी का टाइम आपने अपने जिस्म की, अपनी जो रूटीन है उसके मुताबिक रखना। ये ना हो कि रोज़ खाने के बाद थ्योरी खोल के बैठ जाए, सो जाएंगे फिर आप लोग। तो अगर आप दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप इंसान के बच्चे हैं तो रोज़ाना के 11-12 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते आप। किसी को हो सकता है ये भी ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम डेज में 11-12 घंटे बिल्कुल ठीक होते हैं। अगर कोई ऐसा है जो 18-20 घंटे भी पढ़ लेता है तो या तो वो इंसान का बच्चा नहीं है, या फिर वो अपने आप को धोखा दे रहा है और उससे उसकी परफॉर्मेंस रोज़ ब रोज़ ख़राब होगी और इवेंचुअली पेपर्स आने तक वो बीमार हो चुका होगा, और वो जो सारी मेहनत करके चल रहे थे वो पेपर में परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे। तो अपनी इंसानियत की जो लिमिट्स हैं उसको ना चैलेंज करना, आपने अपने हिसाब से फैसला करना है। लेकिन चलें अगर हम मान लें कि 12 घंटे एक आम इंसान का बच्चा पढ़ सकता है रोज़ाना, तो आपने इन 12 घंटों में से अपने हिसाब से किसी की थ्योरी वीक होती है, किसी का न्यूमेरिकल वीक होता है। दोस्तों यारों और सीनियर्स के पीछे नहीं चलिएगा, क्योंकि उन्होंने अपने तजुर्बे जो आपको बताए होंगे वो सिर्फ अपनी ज़ात के तजुर्बे होंगे। मैं चूंकि, और बल्कि टीचर्स भी चूंकि टीचर्स होते हैं, तो वो बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व करके भी अपना एडवाइस ओपिनियन बना रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद कह रहा हूं कि आप अपने हिसाब से चलिए। आप थ्योरी में वीक हैं तो ज़्यादा टाइम थ्योरी को दें, न्यूमेरिकल में वीक हैं तो फिर ज़्यादा टाइम न्यूमेरिकल को दें। और दिन में लेट से अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और हर सब्जेक्ट का इत्तेफाक से 4-4 घंटे निकल रहे हैं, तो आप थ्योरी, मेरी नसीहत यह है कि 4 घंटे थ्योरी ना करें, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कुछ इस तरह से कर लें। यानी आप कोई सुबह का टाइम रख लें, कोई दोपहर का टाइम रख लें, कोई शाम का टाइम रख लें। मैं पर्सनली इसको नमाजों से ऐसे लिंक कर देता है कि मगरिब के बाद वाला पोर्शन ये इस पोर्शन का है, और रात को सोने से पहले आधा घंटा सेल्स टैक्स याद करना ही करना है। कुछ इस तरह से टारगेट बनाए हुए थे। तो इस 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन, जिसके भी जितने भी रहते होंगे, इन 20-25 दिनों को ना आप ऐसे प्लान करके पहले टोटल सिलेबस को टाइम में बांट लें। अच्छा, न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्या आपको सारे सवाल जितने क्लास में होमवर्क, क्लास वर्क किए, सारे करने चाहिए? हाँ, चाहिए तो सारे। लिख के करने चाहिए? बिल्कुल लिख के करने चाहिए। लेकिन अगर लिख के नहीं कर सकते तो ये आपने फैसला करना है कि किस चैप्टर के कितने सवाल लिख के करने से तसल्ली हो जाएगी। हो सकता है किसी को प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत अच्छा आता हो, तो उसके लिए तो हो सकता है 1 सवाल करना भी बहुत हो। किसी को हो सकता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिल्कुल ना आता हो, तो उसको तो 10 सवाल लिख के करने चाहिए। ये आपने अपने हिसाब से फैसला करना है। लेकिन कुछ ना कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर लिख के करिएगा, क्योंकि जब आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते ना, सारा कुछ दिमाग में होता है।
तो पेपर में बैठ के जबानी थोड़ी सुनाना होता है, लिखना होता है। जब लिखना शुरू करते हैं स्पेस मैनेज नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की होती, वर्किंग कहाँ करनी है, अगले पेज पे जाना है, इधर ही रहना है, इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती। तो लिख के जरूर सवाल सॉल्व करिएगा। पहले उस चैप्टर के सारे लेक्चर नोट रिवाइज करें, फिर जितने सवाल क्लास वर्क होमवर्क हैं जिस तरतीब से कराएं वो ज्यादा बेहतर है। अपनी तरतीब बनाना चाहें अपनी तरतीब बना लें। जितने लिख के कर सकते हैं वो लिख के कर लें, जो लिख के नहीं कर सकते कम से कम उनको जबानी देखें। और उस सवाल में अगर आपको कोई कैलकुलेशन अच्छी लगी है तो अलग से लिस्ट बना के वो कैलकुलेशन उसमें नोट कर लें कि जब पेपर फाइनल सितंबर में तैयारी करूंगा ये कैलकुलेशन जरूर देखनी है। वो आप एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें। जो सवाल करते हुए लगे ये सवाल बहुत अच्छे, ये आपको अंदाजा होगा। जो बच्चे डिमांड करते हैं ना सर आप कोई रिवीजन प्लान दे दें, मैं पर्सनली इसका कायल नहीं हूं, क्योंकि आखिरी महीना जितनी आप अपने हिसाब से मेहनत करेंगे उतना आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जितना आप ये फॉलो करेंगे, सर ने कहा था सुबह 9 बजे उठना, मैं 9 बजे उठा, अच्छा फिर सर ने क्या कहा था, अच्छा ये कहा था। आप जितना ज्यादा किसी की कहीं भी टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो इसलिए मैं पर्सनली इस बात का कायल हूं कि आखिरी महीने की मेहनत आपकी अपने हिसाब से अपनी बेस्ट एफर्ट होनी चाहिए। आप फिर उस मेहनत को ओन करेंगे। कौन से सवाल करने हैं ये आप खुद फैसला करेंगे। अगर आप ये भी नहीं फैसला कर पा रहे ना कि किस चैप्टर में से कौन से सवाल अच्छे थे तो फिर आपको नहीं आता है कुछ, तो ये आपने अपने हिसाब से फैसला करना है। तो मेरे ख्याल में ये जुमला ज़्यादा बोल गया। समरी, सारे लेक्चर नोट्स रिवाइज करके क्लास वर्क होमवर्क जितने सवाल लिख के कर सकते हैं ये आपने फैसला करना है। हर चैप्टर के हिसाब से उतने लिख के जरूर करें प्रॉपर वर्किंग के साथ। बाकी जबानी देख सारे जरूर लें और एक लिस्ट बनाते जाएं हर चैप्टर की कि कौन सा वाला सवाल सितंबर में जरूर देखना है, कौन सा वाले वर्किंग जरूर देखनी है। ये साथ साथ लिस्ट तैयार होती जाएगी। अगस्त में आपने जो कर सकते थे वो अगस्त में ही कर सकते थे। एग्जाम वीक में कुछ नया करेंगे तो आपको परेशानी ही होगी, क्योंकि कुछ नया करने बैठेंगे तो आप इतना टाइम तो है नहीं कि उसको पूरी तरह से कर सकें। कॉन्फिडेंस जो एक महीने की मेहनत से बनाया होगा ना वो गिर जाएगा। तो आपने जो करना है वो अगस्त के महीने में ही करना है। सितंबर में सिर्फ उसी मेहनत को रिवाइज करना है। फिर नए सवाल आप सितंबर में नहीं, सितंबर मतलब मेरा मैं एग्जाम वीक की बात कर रहा हूं। नया कुछ नहीं आप कर सकेंगे एग्जाम वीक में, वो आपका कॉन्फिडेंस खराब करेगा। तो इसलिए अगस्त को जितना ज्यादा डिटेल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा है। और अगस्त की मेहनत अच्छी होगी ना तो एग्जाम वीक में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। अगस्त की मेहनत अच्छी नहीं होगी तो एग्जाम वीक में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और पेपर में वो सवाल अगर आता भी होगा तो आपको लगेगा कि ये मैंने फलाना चैप्टर छोड़ दिया था, शायद उसी में से हो, या मैं फलाना सवाल तो कर ही नहीं पाया था, क्या पता उसमें से हो। अब जब ये है ना क्या पता उसमें से हो, तो आप अपने दिमाग को टफ टाइम देने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अगस्त अच्छा गुजारा होगा तो पेपर में जो भी सवाल होगा आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि है तो वही जो मैंने पढ़ा है उसी में से कुछ, तो कुछ ना कुछ जोर लगा के आप हल निकाल लेंगे। तो इसलिए अगस्त अच्छा गुजारना बहुत जरूरी है। सितंबर का वीक आ गया, एग्जाम वीक आ गया। कोशिश करें कि आपकी ना रूटीन जो एग्जाम्स में फॉलो होनी है वही पहले चलाई हो। जैसे एग्जाम अगर सुबह होते हैं, क्योंकि सुबह ही होते हैं, तो आप ये ना करिएगा कि आप एग्जाम से आखिरी दिन तक रातें जागते आ रहे हो और आप एग्जाम में कहें कि अच्छा अब तो मैंने दिन में पढ़ना है रातों को सोना है। अचानक नहीं, जिस्म एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप अगस्त के महीने में रातें, क्योंकि हर बच्चे का ना अपना प्लान होता है। कुछ बच्चे जिस घर में रहते हैं, जिस हॉस्टल में रहते हैं, जिस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उनके प्लान रातों को पढ़ने का होता है। पेपर से कोई हफ्ता पहले कोशिश करना वो प्लान एडजस्ट कर लें, क्योंकि पेपर्स में अचानक जब सब बदलेंगे तो वो दिमाग एडजस्ट नहीं कर पाएगा उस अचानक के साथ। तो जो आपने पेपर में रूटीन फॉलो करनी है, कोशिश करें कि शुरू से वैसे चल रहे हो। नहीं चल पा रहे तो पेपर से कोई तकरीबन 4-5 दिन पहले रूटीन चेंज कर चुके हों आप। एग्जाम डे, छुट्टियां तो शायद ही मिलती हों किसी को, या कम्बिनेशन ऐसा हो तो कोई एक आधी छुट्टी मिल जाती है शायद। एग्जाम जैसे अगर FR 2 का एग्जाम है, पता नहीं वैसे ही कह रहा हूँ, बुध के दिन। अब आपने मंगल के दिन क्या करना है, तो जब आप पेपर दे आए तो सबसे पहले तो ना जो पेपर में कर आए वो दिमाग से उतार के रख दें साइड पे, क्योंकि जो पेपर में हो चुका वो इररेलेवेंट है। वो इररेलेवेंट, क्योंकि आप अगला पेपर अच्छा करें ना करें, पिछला जो होना था वो हो गया।
तो इसलिए इररेलेवेंट चीज़ों के पीछे डिसीजन मेकिंग ख़राब नहीं करते। मेरा एक दोस्त अब तो खैर क्वालिफाइड है, 2004-5 की बात है, शायद 4 या 5 की बात है, हाँ दिसंबर 2004 अटेम्प्ट की बात है। मेरे दौर में ना ये होता था कि फेलियर के लिए एक बहुत थोड़ी सी गुंजाइश थी कि लेट से 4-5 नंबर, कि अगर वो 4-5 नंबर से फेल है तो फिर वो पेपर दोबारा देगा, अगर 10 नंबर से फेल है तो सारे पेपर फेल हैं उसके। यानी अगर 4 पेपर दिए हैं उनमें से 3 100 नंबर हैं लेकिन एक पेपर में 35 नंबर हैं तो वो चारों में फेल है, वो चारों अगली दफा देगा। तो पहला पेपर हुआ, उसकी तैयारी अच्छी थी नहीं, पेपर में उसकी तबीयत भी खराब हो गई, वॉमिटिंग शुरू हो गई, बड़ी मुश्किल से उसने पेपर पूरा किया। अब जब पेपर कर आया तो उसको लगा पेपर तो मेरा पास होना नहीं है, ये पेपर मेरा रह जाना है। तो अगले तीनों पेपर उसने बड़े ही बुरे दिल के साथ दिए, पेपर ही नहीं दे रहा था, उसको बड़ा मोटिवेट करके भेजा है पेपर देने के, पेपर दो। अब चूंकि वो हल्के दिल से पेपर दे रहा था तो वो जो अगले 3 पेपर भी दिए, जब रिजल्ट आया तो उनमें भी वो जस्ट फेल हुआ था, जस्ट उनमें फेल हुआ था। और जो पहला पेपर था उसमें भी जस्ट फेल था, जस्ट फेल। यानी अगर वो उस पहले वाले के अंदर जस्ट फेल होता और बाकी तीनों ठीक कर लेता तो 3 पेपर पास होते उसके, लेकिन पहले की वजह से उसका असर तीनों पे आया और सारे फेल कर बैठे। तो इसलिए आपने जो पेपर कर दिया उसका असर अगले पे ना आने देना। मुझे पता है गैर इंसानी बात है, ये हो नहीं सकता कि आपको दुख ना हो रहा हो अगले दिन, लेकिन करना पड़ेगा। अगला पेपर खराब करने से बेहतर है कि आप वो चीज़ जो है उसको भूलें। तो एक पेपर अच्छा ना हो तो उसका दूसरे पे असर नहीं आने देना। पेपर दे के आप आ गए, खाना खाना था, नहाना था, सोना था, जो भी, अब पढ़ने बैठ गए। लेक्चर नोट्स सारे दोबारा ज़रूर रिवाइज करना, सारे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो बहुत सारी एग्जाम टिप्स लिखवाई होती हैं, वो आप जब तक फाइनल टाइम पे रिवाइज नहीं करते ना वो याद नहीं आ रही होती। तो इसलिए लेक्चर नोट्स सारे ज़रूर रिवाइज करना। सवाल जो शुरू में लिस्ट बनाई थी अगस्त के महीने में, अगर वो लिस्ट सामने रख लें तो कुछ सवाल दोबारा ज़बानी देख लें। अब लिख के करने का शायद टाइम ना हो, ज़बानी देख लें और जो एडजस्टमेंट्स स्टिक की थी उन एडजस्टमेंट्स को देख लें, लेकिन लेक्चर नोट्स सारे रिवाइज करिएगा। पेपर में पहुंच गए, पहले 15 मिनट उसमें चूंकि मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं ये मैं MFA और FAR2 और FAR1 कॉस्ट चारों से शेयर करूंगा, तो MCQs तो कॉस्ट में नहीं होते, बाकियों में MCQs होते हैं। तो पहले 15 मिनट में मेरा मशवरा MCQs करने का तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे मुझे कल क्लास में, जी MCQs हम देख के तो उस पर टिक हल्का सा लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, करना है तो कर ले। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो MCQs पहले 15 मिनट में करना इसलिए सेफ नहीं है कि जब पेपर शुरू होगा तब तक आपको MCQs ही भूल गए होंगे तो फिर टाइम लगाएंगे। तो मेरा ज़ाती मशवरा तो ये है कि उन 15 मिनट के अंदर सारा पेपर पढ़ने की कोशिश मत करना। सारा पेपर पढ़ेंगे, टाइम गुजर जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन ले लें और उसको ज़बानी सॉल्व कर दें। जब पेपर शुरू हो तो आपका उसी पे ही सारा ध्यान था, पेपर शुरू होते ही आपने सॉल्व कर दिया, इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे ही है जैसे पहली बॉल पे अगलों का बैट्समैन बोल्ड कर दिया, ये ऐसे ही कॉन्फिडेंस देगा आपको। तो इसलिए आप पहले 15 मिनट में, मेरी सजेशन है कि किसी शॉर्ट क्वेश्चन को ज़बानी सॉल्व कर दें। उसके बाद MCQs वाला पेपर है तो MCQs सॉल्व कर दें। MCQs वाला पेपर नहीं है, जैसे कॉस्ट में MCQs नहीं होते, तो एक मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन और करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आए, क्योंकि आप अगर शुरू में ही सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे ना तो लॉन्ग के लिए एक तो प्रेशर बना हुआ होगा कि अभी लॉन्ग क्वेश्चन सारे ही रहते हैं, और आखिरी घंटे में आके आपके वैसे ही हाथ पांव फूल जाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन 3 बाकी हैं अभी। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप MCQs और मैक्सिमम कोई 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद, जो आप 1 घंटे के अंदर अंदर कर चुके हों, दूसरे घंटे में आपके पास टफ क्वेश्चन होने चाहिए। FAR2 की बात करूं तो दूसरे घंटे में आप कंसोलिडेशन कर चुके हो। कॉस्ट की बात करूं तो दूसरे घंटे में कंटिन्यू शटडाउन आप कर रहे हो। FAR1 की बात करूं तो दूसरे घंटे में आप कहीं कैश फ्लो या NPO या वो जो PP के नोट वाला 20 नंबर का सवाल होता है वो कर रहे हो आप, क्योंकि आखिरी घंटा अगर आपने बहुत मुश्किल सवालों के लिए बचा के रखा है तो फिर वो प्रेशर को बहुत बढ़ा देगा। ये पेपर की हैंडलिंग हो गई। अब जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये तसल्ली रखें कि एक गलती बार बार पेनलाइज नहीं होती है।
अगर आपने एसिड की, चलो FR1 की मिसाल देता हूं, अगर एसिड की कॉस्ट गलत कैलकुलेट हो गई तो फिर सारी डेप्रिसिएशंस गलत हैं, सारी रिवैल्यूएशंस गलत हैं, सारी एंट्रीज गलत हैं। पेपर कंप्यूटर ने मार्क नहीं करना है, इंसान ने मार्क करना है। तो वो जो कॉस्ट गलत होगी ना, उस कॉस्ट निकालने के हो सकता है 2 नंबर हो, वो 2 नंबर कट गए बस। उसके बाद आपने जो गलत कॉस्ट लेके आगे सारा रिवैल्यूएशन का टेबल बनाया है, आगे सारे नोट बनाए हैं, उनके सारे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए अगर किसी सवाल में कोई पॉइंट मुश्किल है तो आप उस पॉइंट की वजह से उस सवाल को राइट ऑफ ना करें। आप उस वक्त जो समझ आ रहा है करें और सवाल को आगे बढ़ाएं। और टाइम का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना ख़ासतौर पे शुरू के 2-3 क्वेश्चन में स्टूडेंट की कोशिश होती है कि जो आता है वो तो ठीक करूँ ना, तो वो एक सवाल को पूरा ठीक करके घर छोड़ के आने तक की कोशिश के अंदर 8 नंबर के सवाल में जो है वो 1.5 घंटा लगाने को तैयार हो जाता है। 8 नंबर के सवाल में हो सकता है आप 6 नंबर आसानी से ले चुके हों, आखिरी 2 नंबर लेने के लिए आप 1 घंटा लगा दें। उस 1 घंटे में आप एक 20 नंबर के सवाल से शायद आसानी से 16 नंबर ले सकते थे। अब ये इतनी कैलकुलेशन वहां कैसे पता चलेगी? तो आपने जो भी सवाल शुरू किया रफ सा टारगेट सेट करें। 10 नंबर का सवाल है, रफ टारगेट के 18 मिनट में होना चाहिए। अब उसके लिए भी कट ऑफ रख लें रफ। आधा टाइम गुजरा, देखें कहां तक पहुंचे। अगर लग रहा है कि हाँ सिर पैर मिल गया हुआ है, फिर 2, 4, 5, 10 मिनट ऊपर लगाना कोई मसला नहीं होता। अच्छा है सवाल कंप्लीट कर लें ताकि तसल्ली बढ़ जाए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टाइम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है उस सवाल का और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, तो आप उस सवाल पे मजीद टाइम लगाने की बजाय 1-2 पेज छोड़ लें, आगे सवाल पे चले जाएं। अल्लाह ने दिमाग में ना बड़ी मल्टी प्रोसेसिंग की ताकत रखी हुई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चौथा सवाल करते हुए अचानक याद आता है कि पहले सवाल में यह करना था, तो चौथा सवाल करके आप पहले पे वापस भी आ सकते हैं, ये हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी सवाल में कुछ इतनी मुश्किलें हों कि आपको कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो उस पर घंटों ज़ाया करने की बजाय उसका ड्यू टाइम लगाने के बाद छोड़ दें, 1-2 पेजेस छोड़ दें, वापस आने की गुंजाइश भी रखें और फिर अगले सवालों पे चले जाएं। और ये अप्रोच लेके चलिएगा, आखिरी नसीहत, ये अप्रोच लेके चलिएगा कि आपने ना 100 से 50 पे नहीं आना, 0 से 50 पे जाना। इसका क्या मतलब है? आपने एक 15 नंबर का सवाल शुरू किया, वो आपको नहीं आ रहा था, आपने कहा 15 गए। फिर आपने एक और सवाल शुरू किया, 11 नंबर का था, वो भी नहीं आ रहा था, हमने कहा 11 भी गए। अब आपके 100 से जाने शुरू हो गए, 15 गए, 11 गए। अब आपने ना गिरना शुरू कर दिया हुआ है, और आप जब गिर रहे हैं तो गिरते हुए वाले के कदम उखड़ते ही उखड़ते हैं। इसका उलट, और ये मैं ज़ाती तौर पे करता रहा हूं जो बता रहा हूं, 15 नंबर का सवाल किया और बहुत जल्दी से ना, बेशक कोई स्ट्रिक्ट मार्किंग कर ली, जल्दी से मार्किंग की कि इसमें से कितने नंबर मेरे आ गए, 9 नंबर आ गए, चलो 9 आ गए हैं, 41 और लेने। फिर अगला सवाल किया, इसमें से 6 मुझे लग रहा है और आ जाएंगे, 15 तक पहुंच गए। ये जो नंबर आप इकट्ठे करते हुए चलेंगे ना, इससे आप 50 की तरफ बढ़ रहे होंगे और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। जब आप नंबर छोड़ने वाले गिनेंगे कि इतने भी गए और इतने भी गए और इतने भी गए, तो आप कहेंगे छोड़ो दफा करो, फिर चलते हैं घर। तो इसलिए 0 से 50 पे मूव करिएगा, 100 से 50 पे नहीं मूव करिएगा। और आखिरी जुमला ये, पता नहीं शायद बच्चे डायलॉग बोलते हैं या वाकई ऐसा होता है, कई साल से मुझे ये हर अटेम्प्ट के बाद कोई ना कोई बच्चे ज़रूर मिलकर ये कह दिया करते हैं कि आपके इस जुमले ने काम किया था। अगर आपको वाकई लगता है ना कि मैंने सिंसेरिटी के साथ मेहनत करके आपको पढ़ा है, अगर आपको लगता है, तो जब पेपर में आप बिल्कुल दिमाग के तौर पे फारिग हो चुके हैं ना कि पेपर मुझसे नहीं होना, मेरा ख्याल, मेरी कदर करके एक कोशिश और कर लेना, मेरी मेहनत की कदर करके ना एक कोशिश और कर लेना, छोड़ के नहीं आना। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे। और ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता कि जो हम चाहते हैं वही हो, या जो हमारा मन चाहा है वो मिलेगा तो ही दुआ कबूल है, क्योंकि अल्लाह बेस्ट प्लानर है। हमें कुछ नहीं पता, हमारा काम होता है अपनी बेस्ट एफर्ट करना, दुआ करना, और अगर वैसे ना हो जो हमने सोचा था, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसमें बेस्ट एफर्ट करना और फिर दोबारा दुआएं कंटिन्यू करना। क्योंकि अगर शुरू में ही आप प्लान करके गए थे कि मैं जब पहुंचूंगा तो 10 मिनट पहले पहुंचूंगा और मैं ये रिवाइज कर सकूंगा, आप नहीं पहुंच सके,
तो इसका मतलब जो सोचा था वो नहीं हुआ, तो वहां पे मायूस नहीं हो जाना। जो सोचा था नहीं हो सका, कोई बात नहीं, जो जैसे हालात में है बस आपका काम है बेस्ट एफर्ट करना। मुश्किल पेपर आया, सबके लिए मुश्किल पेपर है। आपने सोचा था ये सवाल आएगा तो मैं कर लूंगा, नहीं आया, फिर तो जो जैसे हालात हैं आपका काम होता है बेस्ट एफर्ट करना, क्योंकि बेस्ट प्लानिंग अल्लाह के पास है। अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करें, उसके बाद दुआएं इस उम्मीद से नहीं करते कि पता नहीं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, होती हैं पूरी, पक्का होती हैं, लेकिन दुआओं का पूरा होना मनचाहा मिलना नहीं होता। अगर किसी को मनचाहा मिल गया तो दुआ पूरी हो गई, किसी को मनचाहा नहीं मिला तो दुआ पूरी नहीं हुई, नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। दुआ पूरी होती है, दुआ रजिस्टर होती है। हो सकता है मनचाहा मिल जाए, हो सकता है मनचाहा थोड़ा सा डिले हो जाए, हो सकता है जो मन चाहा था वो हमारे लिए ठीक नहीं था, उससे कुछ बेहतर मिल जाए, और फाइनल अभी कुछ भी ना मिले और ये सारा क्रेडिट बैलेंस जमा होता रहेगा और क़यामत के दिन मिलेगा। इसलिए पूरे यकीन के साथ ना दुआएं मांगा करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।